So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as you can see the thumbnail, in today's class actually we will be discussing passage-based GK and current affairs session. This will be a session where I'll be giving you questions in the passage form and you have to answer it so that it will be a sort of a revision for the upcoming CLAT exam. So let us begin. Am I audible, visible? Everything is fine? सब is visible है? If yes, then write yes in the comments. Yes. कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? How's your preparation going on? I hope you all are charged, right? है ना? Yes, fine. So और आप लोगों ने तैयारी की होगी hopefully how to attempt passage based questions. ये आपने कई सारे मॉक्स भी किए होंगे. So we'll be doing a sort of practice for that. है ना? Will this be your last live IT live? नहीं था नहीं, हो सकता है शायद एक सैटरडे को भी I'll be having one session. ठीक है? So shall we begin? Voice is clear, everything is fine. Okay, so I hope this is our YouTube channel. We have done a lot of revision also in the past. अगर आपने नहीं देखा, I hope you must have be watching this. है ना? तो आप अभी भी जाके देख सकते हो. Lot of revisions are actually here. Playlist में जा करके we have done it. ठीक है? So I have done almost 18 parts. है ना? So you can watch that. Time कम है तो 2x speed पर देख लेना, 1.5x speed पर देख लेना, etc. So shall we begin? Yes. So let us begin with today's class. I have told you, so I'll be giving you passage. आपको पैसेज पढ़ना है, गौर से पढ़ना है. बी केयरफुल. आप ऐसे सोच के पढ़ो कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो. ठीक है? अगर आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको साइड कर लो. ओके? अगर इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस अराउंड यू तो सब हटा लो, ताकि आप ऐसे सोचो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और आपको ये पैसेज मिला है. आप रीड करो एकदम वैसे and as fast as possible. मतलब फास्ट भी और समझदारी के साथ, मतलब केयरफुली also. Read it. Once you are done, please write done in the comment. Then I'll be asking questions. पहले ही मत आंसर कर दीजिए, ठीक है? तो when you are done with the passage, आप बोल दीजिएगा. So okay, some people are answering it even right now. ठीक है? कुछ क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स आसान रहेगा ही. So let us begin with the first question since people are writing done. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. यस, एक्चुअली देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स आसान रहेगा ना. कैसे आप समझ लोगे? वी आर टॉकिंग अबाउट हंगर. ठीक है? सो द प्रिवेलेंस ऑफ हंगर इट इज टॉकिंग एंड ये बहुत फेमस रिपोर्ट होती है. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो इसमें पूछ रहा है कि एक्स फॉर 2024 स्टेट्स दैट अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर इज प्रिवेलेंट इन इंडिया. इंडिया रैंक्स डैश एटसेट्रा. तो ऑफ कोर्स कौन सी इंडेक्स की बात हो रही है? सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स. बी इज द राइट आंसर. मेनी पीपल हैव आंसर्ड इट, सो आई कैन नॉट टेक एवरीवन्स नेम. सो बी इज द राइट आंसर. Let us move on to the next question. Please read the question and then answer me. Yes, very good. This is a previous year question also of both CLAT and ALET. ये दोनों पूछ चुका है 2 साल पहले, है ना? 1 वीक के गैप पर. उस वक्त रैंकिंग कुछ और थी, बट उस टाइम पे नहीं याद रखना है. करंट वन का याद रखना है. दैट इज ऑप्शन बी 105. सो पूछ रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका मतलब होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में इंडिया की रैंक. सो इंडिया रैंक गॉट 105 रैंक. प्लीज रिमेंबर इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? मेनी पीपल हैव आंसर्ड बी, सो आई एम नॉट टेकिंग एवरीवन्स नेम बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल. कई सारे लोगों ने आंसर किया है. ठीक है? So the right answer is B is the right answer to this question. Okay, so let us move on to the next question. Please read the question carefully and then answer me. देखो, अगर आपने क्वेश्चंस देखा होगा पास्ट ईयर्स के, तो कभी कभी पैसेज से आंसर मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है.
फॉर एग्जाम्पल लास्ट ये जो पेपर आए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर पैसेज में ही था, ठीक है, और बहुत सारे का आंसर पैसेज में नहीं था. सो सिमिलरली आई हैव डन इट, कुछ मिक्स करके लाया हूं, किसी का आंसर आपको पैसेज में मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा. यस, सम पीपल आर सेइंग बी, बट कुछ लोग ए भी बता रहे हैं. ओके, तो अगर आप देखोगे तो इस पैसेज में मेंशन्ड है, वो जो सारे ऑप्शन है वो यहाँ मेंशन्ड है. नीचे में देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीएम पोषण अभियान एंड पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना. सो द राइट आंसर एक्चुअली इज बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना. पोषण अभियान प्राइमरीली न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है, इंक्रीज द न्यूट्रिएंट लेवल, बट जो फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज को, दिस इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ये कब आया था, व्हेन इट वाज स्टार्टेड? दिस इज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एंड हियर इज द आंसर, ठीक है, व्हेन इट वाज स्टार्टेड. ये जो है पोषण अभियान न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, ठीक है, और डायरेक्ट जो इसका आंसर है फ्री फूड ग्रेन का, उसके लिए एकदम स्पेशल एक इनिशिएटिव है पीएमजी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. व्हेन इट वाज स्टार्टेड, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, यस 2020 लॉकडाउन. सो व्हेन फर्स्ट लॉकडाउन हैपेंड, आपने सुना होगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन टू अबाउट 81.35 crore beneficiaries. Antyodaya Anna Yojana households, priority households and all in the next 5 years with effect from even 1st January से, और एक्सटेंड कर दिया गया. ओके, तो एज पर द एंटाइटलमेंट 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर AAY हाउसहोल्ड. सो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में जो जो लोग आते हैं, गरीब खानदान के लोग, परिवार के लोग, पर मंथ, एंड 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ इन केस ऑफ प्रायोरिटी हाउसहोल्ड. तो डिफाइन किया गया दो तरह का हाउसहोल्ड, एक को कहते हैं अंत्योदय अन्न हाउसहोल्ड और एक है प्रायोरिटी हाउसहोल्ड. ये दो तरह का डेफिनेशन है ऑफ पुअर्स व्हिच वुड बी गेटिंग बेनिफिट अंडर दिस स्कीम. तो 35 kg पर मंथ पर हाउस होल्ड जो AAY को, और 5 kg फूड ग्रेन पर मंथ प्रायोरिटी हाउस होल्ड को. सो दिस यू शुड बी नोइंग इट. और दिस इज कंसिडर्ड एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. तो देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इस पैसेज में मेंशन्ड है ना. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है ये, एक तरह से आप समझ लो, ठीक है. एंड आई एम गिविंग योर होमवर्क, प्लीज रीड थोड़ा सा आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ना, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड. इसमें ये कोई बता सकता है, कैन एनीवन टेल मी कि दिस बिल इनवाइजेज हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन शुड बी कवर्ड? इसका क्या टारगेट है कि कितनी पॉपुलेशन कवर होनी चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी मतलब पहुंचाने के लिए? हाउ मच परसेंटेज, एनी आइडिया? परसेंटेज में 75% रूरल. वेरी गुड. नियति मोदगिल हैज आंसर्ड मी. 75% रूरल. परसेंटेज में आई एम आस्किंग, नॉट 100%. नहीं, 100% नहीं होगा. एक्चुअली टोटल पॉपुलेशन इस तरह कुछ है कि 75% रूरल में, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50% के आसपास है अर्बन में, एंड इन टोटल इट वुड कम अराउंड समथिंग कि 67% ऑफ द एंटायर इंडिया शुड बी कवर्ड. 75% rural. Yes, Aviraj Pal, right? Arman Khanna, very good. Parth Mittal. Yes, Dhatri, you are right. Pradeepta, you are also right. Very good. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है. और ये सब स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा होगा, इफ यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट दैट मिनिस्ट्रीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट. They ask who is the minister or this is under which ministry. So Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. डिपार्टमेंट का नाम नहीं याद है तो एटलीस्ट मिनिस्ट्री का नाम याद रखना चाहिए. दे आर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक merger of 2 ministries, which of the following person belongs to this ministry, like that, ठीक है. So Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution के अंदर में आता है. Okay, so कई बार चूंकि आपको पता है हंगर इंडेक्स वगैरह न्यूज में रहता है, that is why I have decided to ask. Okay, let us move on to the next question. There's a request, guys. Everyone, please press the like button and channel को subscribe कर देना. Everyone, please press the like button. Yes.
My question is, who is the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution? ये मैंने क्यों पूछा है? Of course, जाहिर सी बात है, मैंने इसलिए पूछा कि I've just told you that we are talking about hunger and food security and प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, है ना? So of course, we should be knowing that who is the minister implementing this. So Mr. Prahlad Joshi is the right answer. Many people have answered B. Piyush Goyal is the commerce minister, right? So the right answer here is B is the right answer to this question. So ये आपको पता होना चाहिए 10 June 2024 को he became the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So B is the right answer to this question. Okay, let us move on to the next question. The next question is in front of you. Please read it and then answer me. Ayush Nasha and Mugdha Bhide. Only 2 people have answered me correctly. And Sukriti Priyadarshani, Akshat, Pristin. Now people writing. Pradnesh, Pristin, Gayatri, Anushka, Sunaina. Question is which of the following? पहले देखो, जब भी क्वेश्चन आया करे तो अपना नोट वगैरह पढ़ा कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम हॉल में. बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में देखा, इतना ज्यादा जल्दी में रहते ही क्वेश्चन ही नहीं ठीक से पढ़ते. उतना भी जल्दी नहीं करना, अदरवाइज इट विल बैकफायर. Which of the following is not the one who releases the X? तो पहले ये पता होना चाहिए कि X क्या है. तो ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी, हालांकि एग्जाम हॉल में तो ऐसी X ही लिखा हुआ मिलेगा ना. ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें से कौन सी एजेंसी नहीं निकालती है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी निकालती है, वेल्थ हंगर हेल्थ भी निकालती है, और इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये तीनों निकालती है. इसीलिए द आंसर वुड बी डी, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, अब आप बोलोगे कई सारे लोग सी ऑप्शन को टिक मार रहे थे, बिलीविंग कि ये थोड़ी ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता, लेकिन पहले नहीं था बट अब निकालता ये भी. सो ऑप्शन सी ऑल्सो IFHV का भी रोल है. सो द राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई आई गिव यू दिस. अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट पर जाओगे, so it is really mentioned, it is released by Concerned Worldwide, Wealth Hunger Health, Institute for International Law of Peace and Armed Conflict. लिखा है Concerned Worldwide, Wealth Hunger Health and Institute for International Law of Peace and Armed Conflict. ये तीनों निकालता है. Okay, I am showing you from their official website. ठीक है, ये तीनों है. सेकेंड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये क्लास लिया था, इसमें भी मैंने बताया था वो तीनों का नाम. So those who have watched my this class, ये YouTube पे जाके सर्च करना ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 करियर लॉन्चर लॉ इंटरेस्ट, यू विल गेट दिस वीडियो. इस क्लास में मैंने बताया था, आई स्टिल रिमेंबर, वेयर आई डिस्कस ऑल द 3. मैंने बताया था कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के साथ ये भी है IFHB, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड अनआर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी. ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए, लेकिन आप ट्राई टू रिमेंबर इट, बिकॉज ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर न्यूज में आता है, इसकी सारे पैरामीटर्स वगैरह सब मैंने बताया इसमें, कैटेगरीज, पैरामीटर्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीस थिंग्स. ठीक है, सो इसको याद रखिएगा. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? आई होप थिंग्स आर क्लियर. शैल वी मूव? ओके, let us move on to the next question. Yes, people are saying B, majority are right. देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग इट, कि मैंने क्या बोला था, कई बार क्वेश्चन आपकी नॉलेज से होगा, कई बार पैसेज में मेंशन होगा. तो जिसने फास्ट, यस किसी ने लिखा है सर गिवन है, यस अक्षर, वेरी गुड. जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो आंसर कर लेगा. इवन लास्ट ईयर अगर आप क्लैट 2024 का क्वेश्चन उठा के देखोगे, सो देयर वर मेनी पैसेजेस जिसमें डायरेक्ट आंसर था, उसे पैसेज पढ़ के आंसर कर देना था. नॉट इवन, इट वाज नॉट इवन अ प्रायर नॉलेज वाज रिक्वायर्ड. तो खैर हम लोग इसकी गारंटी नहीं कर सकते एग्जाम में. वी आर नॉट श्योर वेदर देयर विल बी आंसर इन द पैसेज और नॉट, बट इफ इट इज देयर देन यू शुड
of course enjoy that benefit. So B is the right answer to this question. Yes. Now the next one is question number 6. Please read it and then answer me. Some people are saying C, कुछ लोग एक दो लोग A बता रहे, but mostly people are saying C. Again, you should not deviate because it is mentioned in the passage in the first line. ठीक है, serious. ठीक है. Again, it is mentioned in the passage, so I believe that you should have read it. And कोशिश ये कीजिएगा इतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए कि पहली रीडिंग में आप बहुत कुछ समझ लीजिए. बल्कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू सम ट्रिक्स, ठीक है, जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हो, ठीक है, और आप पहले तो मैंने आपको बताया कि पहले आंसर्स देखो, अगर आपसे आंसर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है, अब आपको पैसेज पढ़ना है, तो आप फर्स्ट रीडिंग में ऐसा पैसेज पढ़ो कि आपका टाइम सेव हो जाता है. वैसे पढ़ो x फॉर 2024, तो x को यहाँ पे हल्का सा अंडरलाइन मार दो कि अच्छा x का आंसर फाइंड आउट करना है हमको. x फॉर 2024 स्टेट्स दैट अ सीरियस लेवल, यहाँ पर हट से अंडरलाइन कर दो, लेवल ऑफ हंगर इज प्रेवलेंट इन इंडिया, इट रैंक्स y, यानी रैंक पूछ रहा है इंडिया का, ठीक है, ऐसे कर दो. गिविंग इट अ स्कोर ऑफ 27.3, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, ओ अच्छा की थिंग है. स्कोर 9.9 इंडिकेट्स इतना इतना इतना, स्कोर इज बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स. अच्छा 4 पैरामीटर्स है, कौन कौन है भाई, ऐसे घुमा देना. चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है, फिर अंडर नरिशमेंट, so ऐसे करना, चाइल्ड वेस्टिंग, ओके, एंड देन चाइल्ड मोर्टेलिटी. सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स. हो सकता है यू कांट मांग द क्वेश्चन, अंडरलाइन भी नहीं अलाउड है. अच्छा अंडरलाइन अलाउड नहीं है, पेंसिल से भी नहीं अलाउड है, नॉट इवन विद पेंसिल. आइडियली इट शुड हैव बीन अलाउड, पता नहीं क्यों. नॉट इवन विद पेंसिल, मतलब नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि पेंसिल से भी नहीं कर सकते हैं, पेंसिल ऑल्सो नहीं कर सकते हैं. ओके ठीक है ठीक है, पेंसिल्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जाम. ठीक है, तो फिर अब तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट आइडियली शुड हैव बीन अलाउड. इतना स्ट्रिक्ट सख्ती नहीं रखनी चाहिए. ओके, ओनली ब्लू एंड ब्लॉक पेन, पेंसिल भी नहीं अलाउ कर रहे हैं. ठीक है ठीक है, ओके, सो देन लीव दैट. तो फिर तो आपको ये दिमाग में याद रखना पड़ेगा, ठीक है, देयर इज नो एनी अदर वे. ओके, खैर अगर पेंसिल से अलाउड होता तब आप कर सकते थे, नो प्रॉब्लम. देन ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, अगर नहीं अलाउड है तो सबके लिए नहीं अलाउड है ना, तो दिस विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड. तो इसमें वरी नहीं करना है. अगर नहीं अलाउड हो सबके लिए नहीं अलाउड होगा, अलाउड होगा तो सारे लोगों के लिए. तो देन ऑफ कोर्स यू शुड नॉट गो अगेंस्ट, वायलेट द नोटिफिकेशन. व्हाटएवर इज गिवन इन द नोटिफिकेशन फॉलो दैट. ठीक है. अच्छा कंसोर्शियम का ईमेल आया था. ओके ठीक है. खैर सो वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियस. तो सीरियस कैटेगरी यहाँ है और इंडिया का स्कोर 27.3 है एंड 105 रैंक है इंडिया की. ठीक है, so इसका पता होना चाहिए, just know it. Now let us move on. Let us move on to the next passage. I hope it is clear. So here is the next passage. Please read it. I'm giving you some time to read. अक्षत मैंने वीडियो बनाया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, उस पे पूरा देख लेना, डिटेल में है. यू कैन वॉच इट. 2x स्पीड पे देख लेना टू सेव योर टाइम. So people are saying done. So let us move on. Okay, let us move on to the question number 1. अच्छा हाँ, आप लोग इंस्ट्रक्शन जो भी है ना, जितने भी इंस्ट्रक्शन रिलीज किया जाता है मेल पे, चाहे उस एडमिट कार्ड में हो, सब अच्छे से देख लेना. ठीक है, लाइन बाय लाइन पूरा, एंड फॉलो दैट. यस, पीपल आर राइटिंग ए, मेजॉरिटी आर राइटिंग ए. अब देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको टाइम बचाना है, आपको लगता है कि हम बिना पैसेज पढ़े आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो पहले देखो व्हाट इज वन इन द पैसेज लिखा, आपने क्वेश्चन देखा. अब आप ओवरव्यू से ऊपर से लेके नीचे तक देखो कि वन कहां पर लिखा हुआ है. मान लो कि आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है कि पैसेज नहीं रीड करना है, तो आपको नजर पड़ी, अच्छा हाँ यहां लिखा है.
तो आप ये काम कीजिए कि उस लाइन को पढ़िए, प्लीज रीड दैट लाइन 1 और 2 लाइन बिफोर एंड 1 और 2 लाइन आफ्टर। अगर उसी से आंसर हो जा रहा है तो पूरा पैसेज स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू आर रीडिंग द डिप्लोमेटिक रॉ रिप्रेजेंट्स अ मेजर डिटोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। अभी कौन सी टू कंट्री की बात हो रही है, थोड़ा बहुत अगर फर्स्ट लाइन पढ़ो तो आप समझोगे अच्छा कनाडा ने जो है इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, कनाडा और इंडिया के बीच की बात हो रही है। ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कनाडा एंड इंडिया, इट मींस दो कंट्रीज जिसमें दोनों में सिमिलरिटी, दोनों यूरोपियन कंट्री बिल्कुल नहीं, दोनों नॉर्थ अमेरिकन है नहीं, कनाडा तो नॉर्थ अमेरिका में आता है बट इंडिया की बात हो रही तो इंडिया नहीं आते, तो कॉमनवेल्थ में दोनों आते हैं, यस, एंड दैट इज व्हाई हाई कमिश्नर वर्ड इज मेंशन्ड। Instead of ambassador, we use the word high commissioner when the Commonwealth nations exchanges ambassador. ये मैंने बताया कि नहीं? Is the right answer to this question. मैंने ये क्लास लिया था काफी पहले, 2 महीने पहले की बात है, कुछ लोगों ने देखा होगा। Commonwealth nations ऐसे सर्च करना, you will get it. इसमें मैंने बताया था Commonwealth of nations के बारे में, और इसमें ये भी बताया था कि whenever the ambassadors are exchanged between two Commonwealth nations, they use the word high commissioner. जैसे इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा, कनाडा हाई कमिश्नर टू इंडिया, ये वर्ड यूज करते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ एम्बेसडर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए यू कुड हैव आंसर्ड इट, एंड आई होप यू आर अवेयर मोस्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस, मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज आल्सो। तो कनाडा ब्रिटिश कॉलोनी है, इंडिया भी, आपको पता होना चाहिए। सो ए इज द राइट आंसर, है ना। आई होप ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इतने सारे लोगों ने आंसर किया, यस ग्रेट। सो बेसिकली अब आपको पता है 2, मान लीजिए आपने एग्जाम में गए और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देख रहे हो, पैसेज नहीं देख रहे हो, तो आप खोजोगे ऊपर से जल्दी से बर्ड्स आई व्यू देखोगे, कहां पे 2 दिख रहा है, 2 यहां पे दिख गया। अब पढ़ोगे ये वाली लाइन, टाइज हैव बीन फ्रेड सिंस कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो सेड लास्ट ईयर ही हैड एविडेंस लिंकिंग इंडियन एजेंट्स टू द असैसिनेशन ऑफ सिख लीडर टू एटसेट्रा। तो ही हैड एक्यूज्ड एन इंडियन एजेंट ऑफ असैसिनेटिंग सिख लीडर। तो असैसिनेटिंग लास्ट ईयर, तो पिछले साल कौन सा न्यूज में था? ये बहुत आसान है, अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला। सो इट वाज वेरी मच इन द न्यूज। सो द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पुट दिस एलिगेशन एंड ऑल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर फॉलोइंग द न्यूज एंड ऑल। ये आज मैं न्यूज देख रहा था, ब्रिटिश कोलंबिया जो एक प्रोविंस है, ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटेन में नहीं है, ब्रिटिश कोलंबिया इज अ प्रोविंस इन कनाडा। ये मैंने आज देखा, आज अखबार में ये न्यूज। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। Fine. Let's move on to the next one. Everyone, please press the like button and subscribe to the channel. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। We'll be coming up with a lot of content in this week and next week also, जब एलेट की तैयारी होगी। देखो, एक दो चीज आपको पता होना चाहिए। यस, मैंने कई बार बताया है कि इफ यू फाइंड सिमिलर ऑप्शंस, पहली बात तो चारों में वर्मा लगा है, तब तो सिमिलर कोई नहीं दिख रहा है, बट अगर आप गौर से देखोगे इन ये दोनों काफी सिमिलर है। आई हैव टोल्ड यू देयर आर 2 सिमिलर ऑप्शंस, चांसेस आर दैट वन ऑफ देम वुड बी राइट, वो ज्यादा चांस होता है ना। सो एक्चुअली द राइट आंसर इज मिस्टर संजय वर्मा। सो इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा, जिनको बुला लिया गया, रिकॉर्ड रिसेंटली, है ना, एक्सपेल्ड इंडियन डिप्लोमेट इंक्लूडिंग द हाई कमिश्नर, तो इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और ये काफी न्यूज में भी थे। Canada backstabbed India, its behavior, the pits, Khalistan, a criminal enterprise, says Sanjay Verma. So this has been very much in the news. तो ये अभी न्यूज में था। इन्होंने कई जगह इंटरव्यूज वगैरह भी दिया था, तो आपने देखा होगा, we have already discussed so many times. The next one, जब भी कनाडा इंडिया कनाडा रिलेशंस न्यूज में रहे तो आपको कनाडा से रिलेटेड सारी चीज पता होनी चाहिए, उसका कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, वहां गवर्नर जनरल भी होता है, आपको पता है? यस, कैपिटल ओटावा है, टोरंटो मत बोलिएगा, ठीक है, ओटावा इज द कैपिटल, एवरीवन नोज इट। अब इसका अच्छा, अब एक दो चीज और, 2 3 4 चीज और बताओ। करेंसी बताओ क्या है इसकी, कनाडा के बारे में। जब भी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज में था, तो यूक्रेन के बारे में उन्होंने पूछा, प्रेसिडेंट, करेंसी, ये सब पूछा ना। सो सिमिलरली आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द, यस, कनाडा का करेंसी क्या? कैनेडियन डॉलर, डॉलर, यस वेरी गुड, कैनेडियन डॉलर लिख सकते हो, हाँ गुड। अच्छा, वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम तो सबको पता है, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां प्रेसिडेंट नहीं होता, गवर्नर जनरल होता है, जो कॉन्सेप्ट इंडिया में किसी जमाने में हुआ करता था, मतलब ब्रिटिश टाइम पे।
कोई बता सकता है हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा? एनीवन? यस, जे जतिन कार्तिक, मैरी सिमोन, वेरी गुड। आई गॉट 3-4 आंसर्स, राइट, ग्रेट ग्रेट। गवर्नर जनरल। और उनके किंग कौन होंगे? किंग या मोनार्क? If I say who is the king or monarch of Canada? Charles III, great. Yes, Shaurya, Ayush, Dharini, very good. प्रज्ञेश, मुक्ति, अर्शिता। जो इंग्लैंड के किंग होंगे वही इनके किंग होंगे। मैंने कॉमनवेल्थ ऑफ रियाम्स एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है? तो चार्ल्स III, यस यू आर राइट। तो कॉमनवेल्थ रियाम से कॉन्सेप्ट बताया था, वही कॉमनवेल्थ नेशंस जब क्लास ले रहा था, तो ठीक है। सो यू शुड नो इट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो पूछा जा सकता है ऑफ कोर्स कनाडा से रिलेटेड, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चार्ल्स III जो है ना, इंग्लैंड के भी किंग है और कनाडा के भी माने जाएंगे, है ना। ना अगर आपने देखा होगा जब भी इस तरह की न्यूज रहता है कि कोई चीज न्यूज में रहती है, उसके डीप में जाके दे आस्क क्वेश्चंस। जैसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडा, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया गया है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, यस अरमान करना। हाँ, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और एक और चीज है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी कनाडा से लिया गया है। अच्छा, बाय द वे कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया, को बता सकता है? ए इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यस नामो, वेरी गुड। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सी और डी कहां से लिया गया? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया? सी एंड डी फ्रॉम यूएसए, यस अरमान करना, वेरी गुड। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएस से लिया गया, और जुडिशियल रिव्यू तो यूएस में था ना, मैडिसन वर्सेस मारब्यूरी केस यूएसए से स्टार्ट हुआ है। सो बोथ के लिए आंसर ए होगा यूएसए। यस, दिव्यांश, विराज, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। नमो, आशी, तनिष्का, ग्रेट, ठीक है। सो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर हुआ भी था। सो डोनाल्ड ट्रंप इज आल्सो इन द न्यूज़, सो इम्पीचमेंट एंड ऑल। अच्छा, एक चीज आप पूछता हूँ, बिकॉज ये क्लैट 2020 का जब पैटर्न चेंज हुआ था, तो उन्होंने सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया था कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो इंडिया में होता है उसके लिए कौन सी आर्टिकल है? कैन एनीवन टेल मी? Impeachment of president. This is a sample paper question of 2020 CLAT when the syllabus got changed. Yes, Niyati, Namo, Pavitra, Pradnesh, Parv, Ayush, Anvika, Tanishka. Article 61. Yes, very good. 61 बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, ग्रेट। Many people have answered. ठीक ठीक, चलो आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज है। Let us move on to the next one. When is Canada Day celebrated? जैसे ही कनाडा, इसी तरह वो क्वेश्चन पूछते ही एग्जाम में, अगर आपने देखा होगा। सो इफ यू सी व्हाट दे डू इज कनाडा न्यूज में, तो कनाडा का पूरा रिसर्च करते हैं वो, ठीक है। सब करेंसी, कैपिटल, ये सारा कुछ पूछते हैं, है ना। तो यू शुड बी नोइंग इट। व्हेन डू वी सेलिब्रेट कनाडा डे? यस, आलिया, शहरियार, प्रदीप्ता, आशी, अविराज पाल, दिव्यांश, अरमान खन्ना, नियति मोदगिल, बहुत सारे लोगों में सर किया, मिशिका, स्टूडेंट। हाँ, द राइट आंसर इज 1 जुलाई। वाई? ठीक है, 4 जुलाई इज यूएसए, हाँ, बट 1 जुलाई इसलिए कि कन्फेडरेशन 1 जुलाई 1867 को बना था, तो उसी को लोग मानते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके, ठीक है। कैपिटल ओटावा है, लार्जेस्ट सिटी टोरंटो है, इंग्लिश फ्रेंच बोला जाता है। गवर्नर जनरल, मोनार्क, ये तीनों मैंने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर, दिस आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अपर हाउस, सेनेट, लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन, एटसेट्रा। सो दिस यू शुड बी नोइंग इट, ठीक है। सो 1 जुलाई 1867 को लोग मनाते हैं एक्चुअली कनाडा डे, ठीक है। Let us move on to the next passage. Next question, sorry, not next passage. Is the next question. Please read it and then answer me.
So majority are saying B, but I am seeing some C, option C also. But the right answer actually, देखते हैं, थोड़ा सा और टाइम देता हूँ. Let us see. ये मैंने पेड सेशन में पढ़ाया है, बस कनिष्का बॉम्बिंग वर्ड नहीं यूज किया था. The right answer actually is C is right. Yes, Anshika, Niyati, Banshi, Tarini. Blast in the mid-air of Indian Air India aeroplane. When it happened, in which year? Because this issue was raised by India when there is a issue of India-Canada relations and all. Air India 182. Yes, Pradeep Namo, right? So it happened around 1985. Preston, Dharini, you are right. Pradhanesh Mishika, right? Yes, Tatri. So Air India flight from Montreal to London. The aircraft named Kanishka was blown up by Khalistani terrorists on 23rd June 1995. तो अभी देखो 22 जून की इस साल की आर्टिकल है. प्रोब इनटू 1985 कनिष्का बॉम्बिंग इज एक्टिव एंड ऑनगोइंग सेज कनाडा पुलिस. इट इज द लॉन्गेस्ट और द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डोमेस्टिक टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन इन आवर हिस्ट्री. ये वहां की कनाडा की पुलिस ने कहा. ओके 1985 में 22 जून 2024. सो ये आप लोगों को ये न्यूज है और ये हुआ था 23 जून 1985 को. तो अगर आप देखोगे ये मॉन्ट्रियल से लंदन, लंदन से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई जा रही थी 23 जून 1985 को. एयर इंडिया फ्लाइट 182 कहती है, कनिष्का बॉम्बिंग कहते हैं. सो ये आपको पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत पढ़ लेना इस सब के बारे में. तो प्लीज रीड दीज थिंग्स अबाउट बब्बर खालसा, तलविंदर सिंह परमार. ये पढ़ लेना, मैंने हाईलाइट कर दिया है. आफ्टर द क्लास इज ओवर प्लीज रीड अबाउट इट. ठीक है. और कैसे जा रही थी तो यह मैं दिखाता हूँ. समवेयर हियर कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल. तो मॉन्ट्रियल से लंदन, लंदन यहाँ पे होगा ना यूके में. फिर यहाँ से कहाँ जाना था? दिल्ली, दिल्ली से मुंबई. तो यहाँ से दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर है और दिल्ली से फिर मुंबई जाना था. ऐसे यहाँ पे मुंबई होगा. ये इसकी फ्लाइट थी. जहां तक हमको ख्याल है, मेरे ख्याल से वो मॉन्ट्रियल से लंदन ही जा रही थी. यहीं पे कहीं पे मिड एयर में ब्लास्ट हुआ गया था अटलांटिक में समवेयर. तो कोई स्कोप ही नहीं बचने का फिर. So that is what you should be knowing. Fine. Let us move on to the next passage. Done. People writing done. Okay, so here is the first question in front of you. Yes, only one person could identify, maybe कुछ और लोग भी identify कर पाएंगे that this is a previous year question. Yes, Alia Shahriar, you're right. मैंने इसीलिए दिया. चलिए आप आंसर कीजिए. Let us see. Last year question, right? अरमान खन्ना. Great. रीजन मैंने क्यों दिया है? बिकॉज आई वांटेड टू सी की देखते हैं आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा होता है. सो आई हैव एडेड वन PYQ आल्सो. तो ये मैं इसलिए भी बताना चाह रहा था कि अगर आप देखोगे तो कई बार पैसेज में ही आंसर होता है. ऐसे बिना पैसेज के पढ़ना मुश्किल है. जैसे ये वाला क्वेश्चन को विदाउट पैसेज माइट बी डिफिकल्ट बिकॉज वो एक्सपेक्ट ही कर रहा है कि पैसेज से उठाओ. व्हाट इज द लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन रेफर टू हियर? कहां पे लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन क्या बता रहे हैं? इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वालिटी and and in social and economic structure continue to derive the principle one man one value. यानी कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इक्वालिटी नहीं है. तो सोशल इकोनॉमिक मतलब पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी है, पॉलिटिक्स में इक्वालिटी है बट सोशल इकोनॉमिक में इक्वालिटी नहीं है. कहां लिखा हुआ है? दैट ऑफ इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स बट इनइक्वालिटी इन सोशल. ये तो है आंसर ए. ठीक है. सो इजी क्वेश्चन, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. बस एग्जाम में पैनिक नहीं करना है. ठीक है. कह रही तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, कैसे आ गया? आई हैव नॉट रेड इट एंड ऑल. डू नॉट गेट पैनिक, रिमेन कूल because this exam is about emotional intelligence, controlling your emotions in difficult circumstances. तो अगर कोई ऐसा पैसेज आ जाए जो आपने कभी लाइफ में नहीं पढ़ा हो तो डरना नहीं है. ठीक है. रिमेन कूल, रीड इट एंड यू विल बी इजीली एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. अगर आप डर जाओगे सो you'll have problem. ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सब लिखा हुआ, सबका आंसर है पैसेज में. इतना मैंने हिंट दे दिया. हालांकि एग्जाम में से हिंट देने वाला नहीं रहेगा बट
What will happen according to Dr. Bhimrao Ambedkar if we continue to deny equality in our social economic life? तो अब हमने कहा कि पॉलिटिक्स में इक्वालिटी है और सोशल और इकोनॉमिक में इक्वालिटी नहीं है, तो ये लाइफ का कंट्राडिक्शन है. ठीक है. How long shall we continue to deny equality in social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do only for by putting our political democracy in peril. Peril मतलब तबाही की तरफ. तो होगा क्या कि तो सोशल इकोनॉमिक में अगर इक्वालिटी नहीं रहेगा तो जो पॉलिटिकल में इक्वालिटी वो भी खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी. कहां लिखा है? साफ लिखा है, आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल बी इन डेंजर. अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पेरिल वर्ड लिखा है तो आप ये मत लॉजिक लगाओ कि यहाँ पेरिल लिखा है, यहाँ पेरिल लिखा है तो डी मार देते. नहीं, बी केयरफुल, ये साफ आंसर पैसेज में मेंशन्ड है. सो डू नॉट अप्लाई दिस लॉजिक, दिस इज अ रॉन्ग लॉजिक अप्लाइंग हियर. ये तो पूछ ही रहा है कि अगर सोशल इकोनॉमिक लाइफ बर्बाद होगी तो क्या होगी, तो सोशल इकोनॉमिक लाइफ पेरिल में होगा, तो सेम ही बात हो गई. तो यहाँ पे साफ लिखा है कि अगर सोशल इकोनॉमिक लाइफ डेंजरस होगी तो पॉलिटिकल लाइफ जो या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो भी बर्बाद हो जाएगी. तो द राइट आंसर इज बी. यस वंश, पीपल आर राइटिंग इन द कमेंट कि सीएनएलयू ने कहा है कि आप जो है ये क्लैट ने कहा है कि आप नहीं लिख सकते हो, पेपर पे अंडरलाइन नहीं कर सकते हो. प्लीज डू नॉट अंडरलाइन. ठीक है, बी केयरफुल इन द एग्जाम. नो नीड टू अंडरलाइन, नॉट इवन टच, नॉट इवन बाय पेंसिल और एनीथिंग एल्स. ठीक है, मतलब हो सकता है शायद बच्चे लोग चीटिंग करते हो इसीलिए सब रूल्स बनाया गया होगा मे बी. ठीक है, सो बी केयरफुल. Here's the next question. Yes, Multi, I'm speaking in English also, nothing to worry. Whatever is supposed to teach, I'm teaching in English. Sometimes I'm using Hindi language, which is I'm translating in English also. So nothing to worry. Those who do not know Hindi, you are not supposed to bother. I'm just translating those things in Hindi. So the right answer, people are writing, yes, majority are right. C is the right answer. Isme the question is being asked, what might be the cause, according to Dr. Bhimrao Ambedkar, if things go wrong under the Constitution? Here it is written, if things go wrong under the new Constitution, the reason will not be that we had a bad Constitution. What we'll have is that man has become vile or man has become bad. It means that Bhimrao Ambedkar is saying that if in future something goes wrong, it is not that our Constitution is bad, but the people who are governing it has become bad. Those who are sitting at the constitutional post, or the citizens, or the those who are handling those posts have become bad. That is what he wanted to say. And that the men called upon to work the constitution were not good, means those who were having constitutional post holders, they were not ethical, honest. That is what Bhimrao Ambedkar tells. Means he's defending the constitution, that there is nothing, there is no flaw as such in the constitution. And if in future something goes wrong, it means the people are not ethical, those who are handling those positions. Okay. Okay. The next is question number 4. Here's the next question. क्राफ्टी प्लीज आप जो है ना एक बार इंस्ट्रक्शन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा उनका, ठीक है, बिकॉज since I have not read the instruction detail, I should not be commenting, but please read it once. Now, what does social democracy means? For that, you don't need to read the passage. We must know that our political democracy cannot unless there lies a base of social democracy. What does social democracy means? It means a way of life which recognizes liberty, equality, fraternity as the principle and all. However, isme yahan mentioned nahi. So it actually talking about, it's very simple. Social democracy, talking about equality in social life. Right, that is straightforward. This matching the keyword, what we call it. So C is the right answer to this question. So we are talking about in social life, there has to be equality. That is what the idea is. That's the social democracy. It's a very easy question. So you all can answer it very easily. C is the right answer. Now, here's the next question. When does a bad constitution turn out to be good? कब एक खराब कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छी तरह काम करने लगता है? ऐसे क्वेश्चन. देखो, apply the logic, at least B cannot be the answer. You can eliminate. Of course, it makes sense
that if a constitution is good constitution plus bad people will lead to bad outcome. Bad people plus bad constitution plus good people may lead to good outcome. So this is what he's saying. So what is the idea? He's emphasizing that people who are having the constitutional post holder should be a good people, good, like honest, professionally efficient person of integrity. So these things. So he's emphasizing on it. Oh, yeah, likha hua. However, a bad constitution may turn out to be good if those who are called upon to work happen to be a good lot. Yes, so that is what he is saying, that a bad constitution, if not made properly, if the people are ethical, those who are setting up the constitution post are ethical, they will govern it in an ethical and honest and effective way. So it's more depend on the people who are governing it or ruling the constitution post holders. That is what he is talking about. I hope it is clear. It is not a very difficult question. I hope. So that is what you should be knowing. Let us move on to the next question. The next is question number 6. Now, this question can be done without even reading the passage also, but okay. Let us see how many of you can answer. Look, which of the following, first of all, you have to be very careful when not word is mentioned. Which of the following is not correct according to Bhimrao Ambedkar? The constitution is workable. Do you think is not correct? So of course, this would be a correct statement because Bhimrao Ambedkar would be praising the constitution. He was actually the drafting committee chairperson. The constitution is flexible, of course. He will not say criticize, no, it is very rigid or not. Flexible means it can be changed. Okay. Ideally, when we learn, we say it is a mixture of flexible and rigid. Okay, somewhere between, ideally. Okay. Now, constitution is strong enough to hold the country together in peacetime only. This is a negative thing about the constitution. ये बुराई हो गई ना एक तरह से, that सिर्फ peace time में काम करेगा, जंग के बाकी fail कर जाएगा. So this line says that the constitution will work only in peace time and it will fail during the war. So it means, do you think Bhimrao Ambedkar will criticize the constitution in this way? No. Because he was the chairperson of drafting committee. So he will be praising it. So incorrect में ये C होगा. The constitution is strong enough to uphold the country together both in peacetime and wartime. Of course, this is a correct statement. Of course, he will be praising it. Yes, our constitution is made in such a way that even in the, not only in peacetime, even in the war, it works. That is what the idea is. Okay, it's a living document, right? Very good. Okay, so the right answer is C, and this is can be done with the help of common sense. This is what you should be knowing about it, even without reading this passage. It is a flexible, it is strong enough to hold the country together both in peace and wartime. लिखा हुआ है. So यहाँ पे ये हो गया. So let me show both in peacetime and wartime. Here it is flexible. यहाँ लिखा हुआ, here it is flexible, workable. यहाँ लिखा है, here is workable written here. तीनों लिखा हुआ है, it is written here. ठीक है. So this could have been answered with the passage also, but with the common sense also. So I am emphasizing more on your common sense. कि आप एग्जाम में कॉमन सेंस जरूर करना से टाइम सेव होता है. यू मे नॉट बी एबल टू रीड द पैसेज, यू आर इन अ हरी, फिर पढ़ाओ भूल गया, ध्यान से निकल गया. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the examination hall. You have to be very careful about that. So let us move on to the next question. People writing done. Okay, so let us move on to the first question. This I have taught in the paid session, I remember.
So basically this is about the insertion of the word secular, right, है ना? So it was challenged and all. So the question is, which of the following is correct? Indian constitution became secular in 1976. No, this is a wrong statement. It did not become. It was Indian constitution was secular since inception. Inception means since it was made. Yes. So since beginning it was actually the secular. Even if there was no word mentioned in the preamble, the word secular was not mentioned. Still, India was secular since beginning. Okay. So by addition of a word in a preamble does not make a constitution secular or non-secular, or addition or removal of a word. India actually, ठीक है ना? So it is a secular since beginning. India became secular when Supreme Court held that such other word. No, ये तो कोई भी sense नहीं बनता. So the right answer is C. B. We have taught है ना? So word के add करने से नहीं होता है. The provisions of the constitution actually ensures that the India is secular since beginning. ठीक है? That is what you should be doing. So B is the right answer to this question. Let us move on to the next question. Question number 2. Yes. Which of the following is replaced with X? अब आप देखो X कहाँ लिखा, खोजो खोजो, नीचे में मिल जाएगा. The changes were made in the preamble through the X constitutional amendment in है ना? So the right answer is 42nd Amendment 1976. है ना? So B is the right answer. ठीक है. So many people are answering it. B is the right answer. Great. ठीक है. Yes. Yes. Good. Good. Let us move on to the next one. हाँ, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. यस प्रदीप्ता, यू आर राइट. हाँ, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, एंड कुछ लोगों ने करेक्ट और इनकरेक्ट पढ़ा नहीं. सो आई एम आस्किंग इनकरेक्ट. व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में यहीं पर मिस्टेक हो जाता है. दैट आपने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा और जल्दी में आंसर कर दिया. बी केयरफुल इन द एग्जामिनेशन हॉल. कई बार ऐसा होता है कि दे आर आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. सो एकदम केयरफुल रहना एग्जाम में. एग्जाम हॉल से पहले बस ये सोचना है कि हम एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे तो डरेंगे नहीं. आई विल नॉट बिकम फेयर, आई विल नॉट हैव फियर इनसाइड द एग्जाम. दूसरा, आई विल इंश्योर नॉट टू डू सिली मिस्टेक्स लाइक करेक्ट और इनकरेक्ट वाला. एकदम ध्यान रखना है. ठीक है. तो इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है. बेसिक स्ट्रक्चर. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनोवेटेड दिस डॉक्ट्रीन. यस, इट इज ट्रू. ठीक है. एंड दिस डॉक्ट्रीन इज यूनिक टू इंडिया. नो, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देखो, अब आप बोलोगे अगर आपको ये एग्जाम हॉल में नहीं पता है तो इसका काटने का चांस ज्यादा होता है. मैं आपको बताता हूं क्यों. मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको नहीं पता कि यूनिक यूनिक ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट में आएगा. कहने का यह मतलब है कि इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में और किसी भी कंट्री में नहीं है. सो ये 99% चांस है कि गलत होगा. आप समझो क्यों. अगर इंडिया के अलावा कोई एक कंट्री में भी अगर होगा तो ये स्टेटमेंट सी गलत हो जाएगा अपने आप. डू यू नो, डू यू अंडरस्टैंड. इसीलिए आपको कॉमन सेंस से इसको गलत ही करना है. अनलेस सेंटर आपको नॉलेज से पता हो कि हाँ यूनिक है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखोगे कि हाँ यूनिक का मतलब है कि पूरे इंडिया के अलावा किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में नहीं. अगर छोटे से भी कंट्री में होगा तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. सो चांसेस ऑफ दिस स्टेटमेंट टू बी रॉन्ग इज वेरी हाई. ये गलत है, ये गलत है. द राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी. ठीक है. हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. सो खैर मैं बता देता हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये तो आपको पता होगा. इनोवेटेड दिस डॉक्ट्रिन एंड ऑल. एंड डॉक्ट्रिन इज यूनिक टू इंडिया, नॉट बिकॉज और भी कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान, युगांडा, बांग्लादेश में भी ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो हालांकि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा जब भी ऐसा कहा जाए कि इंडिया के अलावा और कहीं जगह नहीं, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया जाए तो आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो एग्जाम में. अनलेस एंटिल यू नो बाय नॉलेज कि एकदम यूनिक चीज है इंडिया में. ठीक है. Okay, let's move on to the next one.
I haven't got the right answer yet. No. This court has in a number of judgment held that secularism was always the part of basic structure of constitution. ये किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का? देखो, केशवनंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था. दे इनोवेटेड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 24 अप्रैल 1973 के जजमेंट में. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि दिस सेड द सुप्रीम कोर्ट बाद में कई सारे केस में डिफाइन करने लगे व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, सो दे स्टार्टेड डिफाइनिंग इट कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. सो इन एसआर बोमई के सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत फेमस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, एसआर बोमई केस. डी इज राम टेम्पल. हाँ, ये वाला राम टेम्पल केस है. यस, यू आर राइट. So here the right answer is B. ये एसआर बोमई केस बहुत फेमस है. हाँ, आर्टिकल 356 से रिलेटेड है. भी है एक्चुअली मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल. एसआर बोमई केस. फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये एसआर बोमई केस है. आपको यकीन नहीं होगा, ये आज के एडिटोरियल में है. आज के ट्यूटोरियल, आज 27 नवंबर है. आज के ट्यूटोरियल हालांकि हम उम्मीद करें आप नहीं पढ़ रहे होगे, बट ठीक है. ऑन द प्रीएम्बल एंड सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर. ठीक है, इसमें जो लिखा है इसके नीचे जाओगे तो यहां पर लिखा हुआ है इन एसआर बोमई केस रूल दैट सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. उसके बाद और भी कई सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अबाउट बोथ. यस, एसआर बोमई केस में एक्चुअली हुआ ये था कि आर्टिकल 356 का मिसयूज पर केस गया था कि मिसयूज हुआ है कि नहीं. तो एक स्टेट नहीं था, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 6 स्टेट में ऐसा हुआ था. 6 केसेस गया था. सबको क्लैप कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेट हाई कोर्ट से. एक फेडरलिज्म का इशू था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिसयूज किया पावर गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए. और दूसरा जो सुप्रीम जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था उसमें शायद इस तरह कुछ था, बिकॉज पूरी बात हमको याद नहीं आ रही, लेकिन इस तरह कुछ था समथिंग कि देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल इंसिडेंट. तो उस वजह से भी आर्टिकल 356 लगाया गया था बिकॉज वायलेंस कंट्रोल नहीं हो रहा था, समथिंग लाइक दैट. तो उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म दोनों के बारे में कहा था कि इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो दैट इज व्हाई, इसलिए मैंने दोनों ऐड कर दिए यहाँ पर. दैट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म बोथ आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरलिज्म तो जानते ही होगी, आई होप यू आर अवेयर, है ना. करंट इंडिया का सेटअप है सेंटर और स्टेट रिलेशन का, दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है. सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. नाउ द नेक्स्ट वन, please read. ये भी मैंने पेड सेशंस पढ़ाया था मेरे बैच में. पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर का मतलब क्या हुआ यहां पर. हाँ, राइट. यस, द राइट आंसर इज डी. इट्स वेरी सिंपल. सेकुलर मतलब यहां पर मतलब हुआ ट्रीटिंग पीपल ऑफ ऑल रिलीजन इक्वल. इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, इगैलिटेरियनिज्म, इररेस्पेक्टिव, बल्कि इवन नॉट इन रिलीजन, सब टर्म्स में ट्रीटिंग पीपल इक्वल इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, सब कुछ. तो सब आ जाएगा. Article 14, equality before law. A universal adult franchise. Everyone 18 plus, irrespective of religion, race, caste, gender, can vote. Article 25, right to have religion. सब आ जाएगा. सारे फंडामेंटल राइट्स ऑलमोस्ट समझ रहे हो ना. Article 14, equality before law. Article 15, no discrimination. State shall not discriminate only on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth. Article 16 भी उसी तरह. Article 17, abolition of untouchability. Article 18, ये सारे right to equality के सब आ जाएंगे. यहां पर सेकुलरिज्म का मतलब ये हुआ कि ट्रीटिंग ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन इक्वल. तो इस सब में तो 14, 15, 16 में तो सब लिखा हुआ है कि नॉट ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, किसी में भी इक्वालिटी ये नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन. दैट्स द कॉन्सेप्ट. ठीक है. 25 टॉक्स अबाउट राइट टू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है. 25, 26 ये आएगा 324, 325 में. ठीक है. यू गॉट इट. यस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज 324, 325, 326 में आएगा. 325, 326 में ना. So ये सब पता होना चाहिए. दिस इज कॉमन सेंस. दैट इज व्हाट इट इज. तो यही है कि वर्ड सेकुलर प्रीएम्बल में लिखा हुआ, इसलिए इंडिया सेकुलर नहीं हुआ, है ना.
Even before 42nd Amendment, the word it has only symbolic meaning. ठीक है, ये मैंने बताया भी था paid session में, I still remember. So you have to understand that yes, the very idea, universal adult franchise is 325 and 326 jointly together. It says that if you are 18 plus, you have a right to vote irrespective of religion, race, caste, gender, etc. Okay, so that is what you should be knowing. So this is common sense also, but you should be knowing this. This is for conceptual clarity. Okay, let us move on to the next one. Yes. Right. Actually, socialist, integrity, and secular, these three words were added by 42nd Amendment, 1976. Whereas fraternity word was originally mentioned, है ना? तो ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे fraternity word लिखा होगा. ठीक है, these three words were added, है ना, later on. तो एक्चुअली इसमें बहुत सारी और चीज समझना, आई एम नॉट गोइंग वेरी मच इन डिटेल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे फॉर एग्जांपल सोशलिज्म वर्ड है, तो जज साहब ने, जस्टिस संजीव खन्ना सेड सोशलिज्म वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में नहीं देखना है. यहाँ पर सोशलिज्म का इंडियन पर्सपेक्टिव मतलब हुआ we are talking, we should be interpreting it in Indian perspective, means social justice. Similarly, secularism, we are not talking about Western model. Here we are talking about equality to all, egalitarianism, है ना, to not treat like people of different religion, race, caste, gender differently, equally, है ना, that's the idea. खैर, तो ये तीन वर्ड है, मैंने आपको कई बार बताया भी, socialist, secular and integrity. These three words were added later on by 42nd Constitutional Amendment 1976. Yes, Namo, very good. हाँ, ठीक है. तो fraternity वर्ड पहले से मेंशन था, ठीक है, सिर्फ ये तीन वर्ड को बाद में ऐड किया गया, added later on. Okay, so let us move on to the next passage. I hope you all are enjoying this session. Enjoy कर रहे हो ना? And you must be learning a lot. Nowadays, they're asking questions actually from missions. है ना, space technology से question आ रहा है, अगर आपने 2-3 साल का PYQs उठा के दिया होगा. ठीक है. Yes. चलो, लोग लिखे done. Okay. Let us move on to the first question. What is the context of the passage? कौन से मिशन की बात हो रही है? देखो, थोड़ा सा कमेंट्स लगाना. It is talking about sun. ठीक है, sun. ठीक है, और भी सारी जगह सन होगा. एक्चुअली रियलिटी की चारों मिशन, ऑल 4 मिशन आर फॉर सन. लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे, अब आपको देखोगे एकदम नहीं पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही थी. यहाँ पे लिखा है प्रोफेसर आर रमेश. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, थोड़ा सा कॉमन सेंस इफ यू अप्लाई, यू विल गेट टू नो दैट yes, people mentioned here in Indian people. It means it must be talking about some Indian mission. So at least COD is not an Indian mission, although it has some link with sun. The second is Proba 3 and Aditya L1. So Proba 3 is a mission of which we have discussed it. It's a European Space Agency's mission which will be launched by ISRO in future. Proba 3 will be launched in future. Whereas Aditya L1 has already been sent. And that is why observation of the CME say they originate on the sun and also. This is telling you the observation. So it means if something has already reached, then only it will give you observation. Then only it will tell you the study. So this is a future mission. This cannot be the answer. So the answer would be B. I hope it is clear. So you have to read the knowledge, apply it, and then you think that if they are talking, it's an Indian name, so it must be talking about an Indian mission. The next one is, yes, it must be saying, it is telling you the research. So of course it must have been done. It's the past. It should not be a future mission. So B is the right answer. Proba already has sent 2 satellites. The third one is supposed to be sent by European Space Agency, but the satellite will be of European Space Agency, but it will be sent by ISRO. Okay. The mission is being talked about in this passage was sent by whom? This is a very easy question. I have just told you, whenever you say Indian names,
Okay, the chances are very high. We are talking about India, so of course ISRO would be the right answer. So this is how you have to apply some logic in the examination also, because you may not be knowing the by knowledge each and everything. सब कुछ knowledge से नहीं पता होगा, कुछ थोड़ा सा logic, common sense लगाना है इस तरह सोच करके एग्जाम में, ठीक है? So you have to be very much careful. So A is the right answer to this question. Here's the next question. How long is today's session? ज़्यादा नहीं होगा मिशिका, maybe 1 hour 15 minutes around, not much long. People are confused between B and D. Some are saying A. First of all, you have to understand C cannot be the answer. Aditya L1 means it will be going in L1 Lagrange point. It is at low Earth orbit 2000 किलोमीटर के आसपास होता है. ये भी नहीं आंसर होगा. मैंने आपको बताया है what is the distance. It is Lagrange point, has reached the sun. ये तो किसी भी हाल में नहीं होगा. I have seen some people writing A. एक आग गलती से शायद था. It will get burnt if anything goes even near to the sun. ये तो पता होना चाहिए भाई कि सूरज के करीब भी जाएगा तो झुलस जाएगा वो. It is not a moon that it will go, can land on the moon. So be careful. A can never be the answer. So the right answer is at halo orbit. Actually, it is L1, but I have deliberately changed it. It is at halo orbit. Means, of course, the same thing. Means it has reached its orbit. So in January this year. So B is the right answer. Yeah, the L1 mission, Ulysses mission by European Space Agency. This is also of Sun. Proba is also of Sun. SOHO, Stereo. These all are Sun's mission. Okay. So I was asking you, with the help of elimination, you could have reached to the answer. The answer is B. So be careful. You have to be extremely careful. Low Earth orbit to 2000 किलोमीटर के आसपास होता है ना. I hope you are aware. Even geosynchronous orbit, geotransfer orbit, कोई orbit नहीं होगा. Geosynchronous, geotransfer है ना, no orbit will be here. ठीक है. Even geosynchronous or geostationary orbit is 35,786 kilometer. Whereas L1 is very much far away. What is the distance? L1. बताओ. This is the sun. This is Earth. And here is L1. So what is the distance between Earth and L1? 1.5 million kilometer. I have told you. And a million means 1.5 into 10 to the power 6 kilometer. Very much. Yes. So ये आपको पता होना चाहिए. Low Earth orbit is hardly 2000 kilometer. And even if you're, let's say someone is talking about the geosynchronous orbit. So that is geostationary orbit, some people would be saying. So that is 35,786 kilometer. उससे भी ज़्यादा होता है, much higher than that. So this you should have applied the logic, है ना? And you should have answered it. L1 par and L2 par there is James Webb Space Telescope and all. And first option was saying it will go and land on the moon, land on the sun, which can never be possible. It is against common sense. Okay. Yes, it is 1%, right, Preston? So this is 1% distance, and this is 99% distance. Yes, you're right. Okay. Okay, so this reached actually this year, 6 January 2024 ko, this on Lagrange point L1, this solar mission actually got reached. Okay, so you should be knowing it. The right answer is B is the right answer to this question. 1% and 10%, even I got confused. Please check it. 1% as far as I remember. Huh? Yes. Okay, let us move on to the next one. 1%. Yes. The next one is question number 4. Please read and then answer me. I'm not giving any hint. Otherwise, the thing becomes very easy. Now you have to go sit in the examination hall and answer. So there's no meaning of giving hint. Read, think, and then answer. I would say it's very easy. For many reasons, it is very easy. Okay, I'll tell you. First, let me see. Let me see some more options. Yes, Bhakti Sharma, very good, great.
Corona se pakad liyo. Great. Yes, Vishika. Great. That's also correct logic. Now I'll tell you. It is mentioned the passage VELC, 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 and more VELC, VELC. The full form is here. Now, if you have not cast through that, I mentioned the passage. Yes, Nega. Visible emission line, corona, actually, coronal discharge, corona, all these are terms related with sun. Okay, so this is the right answer. Chandra. You won't believe ये तीनों जन Chandrayaan 3 का है payload. Chandra means Chandra, moon की बात हो रही है. Maybe C or D is difficult to answer, to be very honest. But ये तो आप आराम से कर सकते थे. Corona means we are talking about layer Earth, sun. इनफैक्ट जो कोरोना वायरस है वो इसलिए भी था कि उसका जो सिमिलर टू कोरोना का सेंस कोरोना की तरह मिलता है. दैट इज व्हाई द वर्ड कोरोना वायरस इज यूज्ड, बिकॉज उसकी जो फ्लैशेस हैं वो कोरोना वायरस का जो शेप है वो सन्स के जो कोरोना के फ्लैशेस उससे सिमिलर होता है, इसीलिए भी नाम रखा गया था. So that term actually comes from there. So visible emission line coronagraph, this you should be knowing. ये mentioned था इस passage में. So that is why I've discussed it. Yes, Chandrayaan 3 का सारा है. Rambha, CHAST, ILSA, LIBS, these all shape, APXS, which was launched last year. So ये काफी last year news में था. We discussed it. Last year it was in the news. Okay, let us move on to the next one. Some people are saying A, some are saying B. Yes, similar options. Chances are very high that one of them would be right. Sample return mission. Yes. So the right answer actually is yes, B is the right answer. Chandrayaan 5 is LUPEX. Full form of LUPEX. Can anyone tell me? Full form lunar polarimeter explorimeter कुछ करके, ठीक है. So आपको एक बार देख लेना इसका. LU से lunar is there. The next is question number 6. So LUPEX is Chandrayaan 5, C5, ये याद रखिएगा. Lunar polarimeter exploration, right? LUPEX. Very good, Mishika. Right. It is a joint venture of ISRO and what? JAXA. Yes, D is the right answer. Great. JAXA is a space agency of which country? Japan. Yes, Japan and ISRO's mission, joint mission. So D is the right answer to this question. ठीक है. So ये भी न्यूज में ही था. India's lunar ambition are advanced with the clearance of 5th lunar mission LUPEX to be jointly launched by India and Japan. This mission following Chandrayaan 1 to 4. Following means after Chandrayaan 1 to 4 is done. So Chandrayaan 3 is done. 4th one is supposed to become, and then 5th one will be this. Aims to explore the moon for water resource and all. So that is what you should be knowing. The next is question number 7. First answer me, then I will tell you something about this. People got confused between A and B. एक बार और मैंने पूछा था, बच्चे कंफ्यूज किए थे, इसीलिए मैंने फिर से पूछा. Let us see. India's first experimental communication satellite अगर mention है, so B would be the right answer. First satellite पूछा जाएगा, then RF would be the right answer. ठीक है. This is a previous year question of CLAT 2 years back. One of the option was talking about it. One of the question उसमें लिखा था कि Apple was launched from where? ये question आया था. कहां से बताओ? This is a previous year question. Aryabhat was the first satellite. Apple was first communication satellite. Yes, Viren Nihalani, you are right. So Apple was launched from where? This is a previous year question. You should be knowing it. Please tell me the name of the city and the country both, because I'm expecting. Yes, wanna go to a good college is saying friend wanna.
Khatri Singh, Guru, yes. Deeptakshi, Tanvi, Mukti Sharma, great. French Guiana is the right answer. So इसका नाम है Ariane Passenger Payload Experiment was ISRO's first indigenous मतलब made in India experimental communication satellite. ठीक है, लॉन्च इन 1981. तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट फर्स्ट पूछा जाए तो एप्पल होगा आंसर. इफ यू आर आस्किंग फर्स्ट सैटेलाइट देन द आंसर वुड बी आर्यभट्ट. तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. ओके, एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम कोरू, फ्रेंच गुयाना. सो लेट मी शो. इट इज इंडिया, दिस इज साउथ अमेरिका. यही क्वेश्चन आ चुका है ना. 2 साल, 1 या 2 साल पहले आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए. पीवाई क्यों कैसे मिस कर रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है. ये फ्रेंच गुयाना या फ्रांस की टेरिटरी है. ठीक है, फ्रांस यहाँ पर है बट इनकी टेरिटरी यहाँ भी है साउथ अमेरिका में. और यहाँ एक जगह कोरू, यहाँ से बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं. यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बहुत सारा सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च होता है. द रीजन इज इट इज नियर टू इक्वेटर. तो यहाँ से इक्वेटर जा रहा है. सो इफ यू हैव रेड फिजिक्स यू नो इट दैट इफ द लॉन्च व्हीकल इज नियर टू इक्वेटर इट इज एक्चुअली मच बेटर. जितना इक्वेटर के पास रहेगा उतना अच्छा थ्रस्ट मिलेगा. ठीक है, और अमेरिका कहाँ से लॉन्च करता है? अमेरिका लॉन्चेस सैटेलाइट फ्रॉम वेयर मोस्टली? यस, ये फ्लोरिडा देख रहे हो, ये वाला फ्लोरिडा है. दिस इज फ्लोरिडा. यहाँ पर ईस्ट में आपको मिलेगा कैनेडी स्पेस सेंटर, है ना. केप कानावेरल कैनेडी स्पेस सेंटर, है ना. ये लिखा रहेगा, ये आप देखोगे लिखा होगा केप कानावेरल. ओके, और यहाँ से स्पेस एक्स हुआ, नासा हुआ, इन लोग का बहुत सारा सैट, जैसे स्पेस एक्स का बहुत सारा सैटेलाइट लॉन्च होता है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर नासा सब यहाँ से लॉन्च करते हैं. ठीक है, और इंडिया का कहां से लॉन्च होता है? 3 पॉपुलर बट दिस वन इज वेरी फेमस. और इंडिया के कौन से स्टेट में? रशिया कजाकिस्तान से बहुत सारा करता है. हाँ, श्रीहरिकोटा यहाँ पर है. श्रीहरिकोटा ईस्ट कोस्ट में. सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश. वेरी गुड, ग्रेट. सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश. वो एक्चुअली श्रीहरिकोटा आइलैंड है. ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे ज्यादातर ईस्ट कोस्ट में, देखो ये भी ईस्ट कोस्ट में है, ईस्ट साइड में. यानी ऐसा कोशिश किया था कि उसके ईस्ट में वाटर बॉडी हो. कोई बता सकता है रीजन? दिस इज जस्ट आई वांटेड टू नो. हालांकि देयर आर प्लेसेस वेयर नहीं भी होता है बट मोस्टली दे ट्राई देयर बेस्ट that the satellite launch vehicle should be placed in such a way so that there is on the east coast you will find a water body. In case it तो वेस्ट कोस्ट में क्यों नहीं रखा सकता है? तो यहां से वैसे भी लॉन्च करने में मिशन फेल करेगा, इधर पानी में गिर जाएगा. Why only east coast? रोटेट ईस्ट टू वेस्ट नहीं था रेडी, उल्टा वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है. हाँ, रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है ना ऐसे मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट. तो स्यूडो फोर्स इधर से लगेगा, अगर फॉल करेगा तो ईस्ट कोस्ट में ऐसे जाके, इन केस ऑफ फेलियर. अगर वेस्ट में होगा तो अगर स्यूडो फोर्स लगेगा तो लैंड पे गिर जाएगा. ठीक है, सो मोस्टली दे ट्राई देयर बेस्ट. इसीलिए कोशिश, अभी जो नीचे नया वाला बन रहा है तमिलनाडु में समवेयर, वो भी ईस्ट में. इससे पहले वाला जो था केरला में था फर्स्ट वाला, वो उसको छोड़ दो. तो मोस्टली द कंट्रीज ट्राई देयर बेस्ट टू हैव ऑन द ईस्ट कोस्ट. 2 चीज याद रखिएगा, एक है कि ईस्ट कोस्ट ढूंढते हैं और दूसरा ढूंढते हैं नियर इक्वेटर. These are beneficial. तो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी यहाँ फ्रेंच गुयाना यहाँ से लॉन्च करते हैं. क्यों? उसका वजह यही है कि इक्वेटर के पास है. क्योंकि इंडिया ने भी साउथ में कहीं पर रखा है, कोस्टल एरिया नियर टू इक्वेटर. इवन केरला वाला तो और भी नजदीक है. ठीक है, so they try their best as much near to the equator because वो फिजिक्स के हिसाब से बेनिफिशियल होता है. देखो अमेरिका भी इतनी बड़ी है तो उन्होंने एकदम नीचे में इक्वेटर के पास जितना नियर हो जाए और ईस्ट साइड में खो जाए. ठीक है, ये हुम्बा था केरला में, राइट. हाँ, इक्वेटर के पास रहेगा तो बेनिफिट होगा. उसका रीजन ये है कि अर्थ बल्ज होता है. अर्थ का यहाँ पर वाला जो रोटेशन की स्पीड होती है ज्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है. ठीक है, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है ना, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर रहेगी इक्वेटर के पास. वो थ्रस्ट मिलने में हेल्पफुल होता है. So the nearer to the equator, the more better it is. Those who have read physics in detail must be aware of it. But मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ. ये सब चीज हेल्पफुल होती है ऑप्शन में, एग्जाम में, ऑप्शन एलिमिनेशन में एंड ऑल.
That is why I'm telling you these things. So we are ending the session here. Now I'll be meeting you most likely Saturday कोई class होगी, मैंने exams एक दिन पहले. So this is all about today's class. All the best guys. मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा and apply your common sense in the examination hall also. ठीक है. ठीक है. So पेरू तो वेस्ट में है ना, कोरू से लॉन्च करते हैं. कोरू फ्रेंच गुयाना, नॉट पेरू. कोरू मैंने बताया ना, फ्रेंच गुयाना में कोरू जगह, यहां से लॉन्च करते हैं. बहुत सारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट यहां से लॉन्च होता है. ठीक है. So thank you. Thanks for watching. Have a nice day. Most likely I'll be meeting you. There'll be a session on Saturday. So thanks for watching.